हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा संघनन। जैसे कि आप पिछली क्लासेस में सुनते आए हैं कि संघनन की प्रक्रिया हुई जब हवाएं ऊपर उठी और फिर बादल बने, बारिश हुई। तो वो जो कॉन्सेप्ट है उसको आज हम लोग समझेंगे। और ठीक है, तो उसके पहले हम लोग ये आर्द्रता के बारे में जान लेते हैं कि ये आर्द्रता क्या है। ये आर्द्रता जैसे कि हमारे वायुमंडल में जो वायु उपस्थित है, ठीक है, उस वायु में जो कुछ परसेंट होता है, ये जल का जो कुछ परसेंट होता है उसी को हम लोग जलवाष्प कहते हैं। तो जो ये वायु में उपस्थित जलवाष्प को, उसी को आर्द्रता कहते हैं। जलवाष्प को ही, जो वायु में उपस्थित है जलवाष्प, उसी को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, जो कि जल का एक गैसीय रूप है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि जल जो है, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, जो पहला फॉर्म होता है वो तो लिक्विड होता है जैसे जल के रूप में, और सेकेंड फॉर्म होता है गैसीय, ठीक है, और थर्ड होता है हमारा सॉलिड फॉर्म, जैसे कि बर्फ बन जाता है। और जो गैसीय फॉर्म होता है उसी को कहते हैं आर्द्रता, जो वायु में उपस्थित होती है जलवाष्प के रूप में। तो यहाँ पर इसका जो मापक है वो है हाइग्रोमीटर, और इसका जो मात्रक है वो जो 1 ग्राम प्रति घन मीटर। जैसे क्या होता है, जो वायु है किसी भी क्षेत्र में, जैसे घन मीटर, जैसे ये हो गया घन, ये हमारा हो गया है घन। इसके अंदर जैसे कि जितनी भी वायु है, ठीक है, वो उस जितनी भी वायु है वो ग्राम में देखते हैं, तो उसके वायु में कितनी आर्द्रता है। ठीक है, इसका मात्रक इसीलिए ग्राम प्रति घन मीटर। ठीक हो गई। अब यहाँ पर इसके बाद देखते हैं, जैसे आर्द्रता के प्रकार जान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। एक होती है हमारी निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता, इसी को कहते हैं अब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है। जैसे कि हमारा जो एक कोई आयतन है, वायु का आयतन है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा था, तो जो कोई वायु का जो आयतन है उसमें आर्द्रता की मात्रा कितनी है। जैसे कि यहाँ पर ये है, इसके अंदर जो वायु है उसमें वायु में आर्द्रता की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं कि वायु में, वायु का जो आयतन है उसमें आर्द्रता की मात्रा कितनी है। इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये जो एरिया है कोई, ठीक है, ये एरिया है, यहाँ पर अगर 100% आर्द्रता धारण करने की क्षमता है, इसके अंदर जो वायु है उसको, उसमें 100% आर्द्रता धारण करने की क्षमता है, बट इस समय क्या है, इसमें 40% है। तो इसे कहेंगे हम लोग निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है, अब ये सेकंड जो हमारा है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, तापमान के हिसाब से, इसमें देखा जाता है कि तापमान के हिसाब से आर्द्रता घटती और बढ़ती है। यहाँ पर लिख देती हूँ, तापमान के आधार पर जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता, वो घटती और बढ़ती है, घटती और इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है। ये डिपेंड होता है कि हमारा तापमान जो है वो कम है या ज़्यादा है। उसी, अगर तापमान कम होगा
तो ये हमारी आर्द्रता जो है ये कम होगी, और तापमान अधिक होगा तो आर्द्रता अधिक होगी। तापमान कम होने पर, तापमान कम है तो आर्द्रता कम। ऐसा क्यों होता है? और तापमान अधिक है तो आर्द्रता भी अधिक होगी। ऐसा इसलिए है कि जैसे हमारी गर्म वायु है, जब वो किसी जलीय क्षेत्र के ऊपर से बहती है, तो फिर वो जो आर्द्रता है उसको धारण करने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपेंड करती है, आर्द्रता अधिक होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये हमारा कोई भी वायु है, वायु में अगर 100% आर्द्रता धारण करने की जो क्षमता है, ठीक है, और मौजूदा, जैसे कि मान लीजिए ये हमारी मौजूदा है आर्द्रता, और इसमें धारण करने की क्षमता है 50, ठीक है, तो इसको, ये जो है इसी को कहते हैं हम लोग निरपेक्ष आर्द्रता, जो मौजूद होती है और जो धारण करने की क्षमता होती है, तो इसको हम, तो ये क्या है, ये 40% है। ये हमारा जो ये 40% है सापेक्ष आर्द्रता जो उसमें मौजूद है। अब क्या होता है, ये 40% होगी, ये जो 20 है ये 40% है यहाँ पर। जब क्या होगा, यहाँ पर तापमान घटेगा बढ़ेगा, तो ये आर्द्रता जो है घटेगी बढ़ेगी, तो जब ये घटती बढ़ती है तो इसे कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई भी, जब 20 डिग्री पर, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 60% आर्द्रता है, 60% आर्द्रता है, और जब इसका तापमान 0 डिग्री कर दिया गया, 0 डिग्री कर दिया गया, तो इसकी आर्द्रता कितनी हो जाएगी, 100%। ठीक है, तो फिर ये क्या हुआ, ये तापमान के हिसाब से ये आर्द्रता घटी और बढ़ी, तो इसी को सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। और यहाँ पर इसमें ये डिफरेंस है, ये तापमान के हिसाब से घटती बढ़ती जो है, तो इसके अनुपात को हम लोग ये सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं, और यहाँ पर जो उपस्थित केवल है वो देखते हैं, ठीक है, वो उसे कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। यहाँ पर एक चीज और लिख देती हूँ, जैसे कि ये तापमान, और यहाँ नोट करके लिख देती हूँ हाईलाइट करके, जैसे ये इसका, ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा, ये यहाँ पर हाईलाइट करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख देती हूँ। जैसे क्या होगा यहाँ पर, इसमें सापेक्ष आर्द्रता में ये निश्चित ताप पर, कोई भी निश्चित ताप पर, कम हो या ज़्यादा, निश्चित ताप पर और निश्चित आयतन, हवा का जो है निश्चित आयतन, निश्चित आयतन वाली वायु, कोई निश्चित आयतन वाली वायु, निश्चित आयतन वाली वायु जो है उसमें क्या होगा, उसमें वायु में कितना आर्द्रता मतलब आर्द्रता हो सकती है, मतलब मैक्सिमम, तो मतलब उसे बोलते हैं आर्द्रता सामर्थ्य, आर्द्रता सामर्थ्य। उसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता कितनी है, और तथा उसमें उपस्थित आर्द्रता कितनी है, उसमें कितनी आर्द्रता मौजूद है, उसमें उपस्थित आर्द्रता का जो अनुपात है, इसे कहेंगे हम सापेक्ष आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, अब क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारा थर्ड है, थर्ड है हमारा विशिष्ट आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, इसे कहते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी।
इसमें क्या होता है, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि जो हमारी वायु है उसको मतलब क्षेत्र के हिसाब से, जैसे मैंने बताया ना कि ये ग्राम प्रति घन मीटर मतलब क्षेत्र के हिसाब से जो वायु थी उसमें हम लोग ह्यूमिडिटी को देख रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, जो विशिष्ट आर्द्रता है इसमें वायु के वजन के आधार पर, यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पर वायु के वेट के अकॉर्डिंग देखेंगे, वायु के वजन के आधार पर, वजन के आधार पर आर्द्रता को देखते हैं, आधार पर आर्द्रता को देखा जाता है या मापा जाता है, मतलब देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई 1 kg जो वायु है हमारी, 1 kg वायु जो है और इसमें कितनी आर्द्रता उपस्थित है, 1 kg वायु में कितनी आर्द्रता मौजूद है, इसमें ये देखा जाता है। मतलब इसमें मेन बस इतना ही डिफरेंस है, उसमें एरिया के अकॉर्डिंग था, इसमें वेट के अकॉर्डिंग है, कितनी आर्द्रता मौजूद है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है, जैसे हमारी सतह पर जो है हमारी वायु वो गर्म होती है। ये सब हम लोग पहले बहुत अच्छे से ये सारे कॉन्सेप्ट समझ ही चुके हैं कि जब सतह पर जो हमारा सौर विकिरण है, तो जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा सोलर रेडिएशन है। जब ऊपर के लिए वायु उठती है तो वो तो उसका तापमान कम होता जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्षोभ मंडल में 1000 मीटर की ऊंचाई ऊपर की ओर जाते हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होता जाता है। इसी के अकॉर्डिंग ऊपर के लिए जैसे जैसे बढ़ते हैं तो तापमान कम होता जाता है। वही यहाँ पर है, जब ये तापमान कम होता जाता है, जैसे ये हमारी एयर है, ये ऊपर की ओर जा रही है, यहाँ पर इसका सर्वाधिक तापमान है, तो यहाँ पर ये जो है हवा जो है वायु ये एक्सपेंड नहीं हुई है, ठीक है, मतलब यहाँ पर इसका घनत्व अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर जब घनत्व अधिक है तो कम एरिया में, जैसे ये कम एरिया में वायु 1 kg मिल जाएगी, 1 kg वायु इतने से एरिया में। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इसका घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि जो ये एयर है जो एक्सपेंड हो चुकी है, तो ये क्या है, ज़्यादा एरिया में, इतने से एरिया में 1 kg वायु मिलेगी। अब मैं यहाँ पर एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। जैसे भी क्वेश्चन को घुमा करके एग्जाम में पूछा जाए, आप जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसको इजीली मतलब उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ। जैसे कि क्या, अगर एग्जाम में पूछता है, जैसे ये हम आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी, ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, किस किस एरिया में, जब ये वायु जो है किस किस एरिया से गुजरेगी तो कहाँ पर ये आर्द्रता कम देखने को मिलेगी, कहाँ पर ज़्यादा। तो यहाँ पर जैसे अगर एग्जाम में पूछता है, जैसे हमारे लैंड पर जो वायु चलेगी, लैंड पर आर्द्रता अधिक होगी, लैंड पर अधिक होगी या वाटर बॉडी पे, जैसे कि सी है, मतलब जलीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र, जलीय क्षेत्र पर, ठीक है। और सेकंड पूछ सकता है, जैसे जो हमारा एरिया है स्थलीय एरिया है, ठीक है, स्थलीय एरिया में जहाँ पर ये पेड़ पौधे ज़्यादा हैं वहाँ होगा या जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं है वहाँ होगा, ठीक है। तो स्थलीय क्षेत्र पर, स्थलीय क्षेत्र पर जहाँ पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं या जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, ठीक है। एक तो सेकंड ये पूछ सकते हैं। और थर्ड क्या होगा, अब ये पूछेगा कि जो हमारी जैसे जैसे हम अपने विषुवतीय वृत्त से मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं,
तब ये आर्द्रता कम होती जाती है या अधिक होती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ह्यूमिडिटी आर्द्रता घटती है या बढ़ती है, घटती है या बढ़ती है। ये सब जितना भी मैं बोल रही हूँ ये सब अपने माइंड में एक बार ये सोचिए कि मतलब इसमें क्या होगा क्लियर, ठीक है। उसके बाद मैं भी बताती हूँ, ठीक है। और इसके बाद एक चीज़ और भी है, जैसे ये दिन में आर्द्रता जो वायु है, जो दिन में आर्द्रता ज़्यादा ग्रहण करेगी या रात में, ठीक उस, और ग्रीष्म काल में या शीतकाल में। दिन के समय वायु में नमी धारण क्षमता अधिक होगी या रात में, ठीक है। और ये ग्रीष्म काल में वायु में नमी धारण क्षमता अधिक होगी या शीतकाल में, अब आप लोग बताइए यहाँ पर इसका फर्स्ट का क्या होगा। जैसे लैंड पर आर्द्रता अधिक होगी या जलीय क्षेत्र पर। अब जब हमारी गर्म हवाएं जलीय क्षेत्र के ऊपर से जब गुजरती हैं तब उसमें ये आर्द्रता वो ग्रहण करती है, ठीक है। तो लैंड क्षेत्र पर नहीं, स्थलीय क्षेत्र पर नहीं, तो इसका आंसर ये होगा जलीय क्षेत्र, ठीक है। अब स्थलीय क्षेत्र पर जहाँ पेड़ पौधे हैं या जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, तो आप लोगों को पता होगा जो ये हमारा ह्यूमिडिटी होती है, जल वाष्प, ठीक है। जल वाष्प जो है ये पेड़ जो हैं ये भी हवा में जल वाष्प को छोड़ते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर ह्यूमिडिटी जो है वायु को ह्यूमिडिटी धारण करने की क्षमता मिलेगी। अब इसके बाद है भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर आर्द्रता घटती है या बढ़ती है, बताइए। जैसे जैसे हमारे भूमध्य रेखा पर तापमान अधिक है तो यहाँ पर जो वायु को आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता अधिक होगी। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाएंगे उधर तो ठंडा क्षेत्र देखने को मिलता है, तो उधर आर्द्रता घटती जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आर्द्रता घटती है। अब दिन के समय वायु में नमी धारण क्षमता अधिक होगी, रात में कम होगी, क्योंकि ये दिन के समय वायु जो है गर्म होगी दिन के समय। अब यहाँ पर ग्रीष्म काल में वायु में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होगी, शीतकाल में ठंडा मौसम होगा, तो यहाँ पर भी। तो बस इतना ही यहाँ पर ये हमारे आर्द्रता के बारे में जो मेन कॉन्सेप्ट था, जो पॉइंट थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। एक बार इसको मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि ये क्लियर रहे। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ठीक है, ये आर्द्रता के प्रकार में, ये तो मतलब वो है, ये तो हमारा फैक्ट है, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। आर्द्रता के प्रकार में हम लोगों ने देखा निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता में क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता में है कि जैसे वायु का जो आयतन है उसमें आर्द्रता की मात्रा कितनी मौजूद है, उसे कहते हैं निरपेक्ष आर्द्रता। और इसमें सापेक्ष आर्द्रता में हम लोगों ने देखा तापमान के आधार पर आर्द्रता जो है घटती और बढ़ती है। जैसे तापमान कम है तो आर्द्रता कम, और तापमान अधिक है तो आर्द्रता अधिक। यहाँ पर हम लोगों ने देखा जैसे ये हमारा मौजूद था, आर्द्रता मौजूद है, और ये हमारा इसकी क्षमता है, कुल क्षमता इतनी है।
ठीक है। तो ये इसका हो गया 40%, 50 का ये 40% हो गया। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये 20 डिग्री सेल्सियस पर जो है आर्द्रता 60% है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर आप लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो, जब भी जैसे हम लोग ये वाटर, ये ग्लास है, मान लीजिए इसमें वाटर है, जब इसका तापमान 20 डिग्री है, ठीक है, तो ये कम आर्द्र है, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस है तो ये कम आर्द्र है। और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, आपने देखा होगा ना, जैसे फ्रिज का जो वाटर होता है, एकदम जब ठंडा होता है तो भाप उसकी जो है बाहर, उसके जो ग्लास होता है उसके बाहर वो दिखने लगती हैं बूंदे बूंदे, तो उसमें 100% आर्द्रता हो जाती है। और इसी को हम लोग कहते हैं संतृप्त वायु। इसमें क्या होता है, संतृप्त वायु, इसी को कहते हैं संतृप्त वायु। इसमें क्या होता है, 100% सापेक्ष आर्द्रता होती है और इसी को ओसांक बिंदु कहते हैं। यही होता है ड्यू पॉइंट, यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे यही है हमारा 100% जो आर्द्रता है, यही ओसांक बिंदु, ओसांक बिंदु इसी को कहते हैं, ड्यू पॉइंट यही है, ड्यू पॉइंट। मतलब यहाँ पर जो है हमारा वायु वो संतृप्त हो गया है। इसके बाद ये आर्द्रता, जितनी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता थी वायु की, वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, निश्चित ताप पर और निश्चित आयतन वाली वायु में आर्द्रता सामर्थ्य जो है, मतलब आर्द्रता की जो क्षमता है 100%, मतलब तथा उसमें उपस्थित आर्द्रता का जो अनुपात होता है उससे कहते हैं सापेक्ष आर्द्रता, ठीक है। ये अब यहाँ पर, और इसके बाद हम लोगों ने देखा ये जो विशिष्ट थी, विशिष्ट में जैसे ये, उसमें मैंने एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक निश्चित आयतन की बात की थी ना, और यहाँ पर आयतन नहीं देखा जाता, यहाँ पर वेट के अकॉर्डिंग आर्द्रता को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि ये वेट मैंने यहाँ पर समझाया और ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, जो भी जैसे एग्जाम में अगर इस तरीके का कोई पॉइंट से क्वेश्चन बन जाए तो उसके ही अकॉर्डिंग। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये है हमारा संघनन। संघनन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। संघनन एक वो प्रक्रिया है जिसमें जो हमारा जल वाष्प जो वायुमंडल में उपस्थित है, वो जल वाष्प जल या बर्फ में बदल जाए, ठीक है, संघनित होकर के, तो उसी को हम लोग संघनन कहते हैं। और संघनन की जो प्रक्रिया होती है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही। जैसे कि ये हमारा है, ये हमारा सागर है, सागर है, और जब ये सन, ये हमारा सन है, अब जब सन से ये सौर विकिरण आता है यहाँ पर, ठीक है, ये जलीय क्षेत्र पर, जब यहाँ पर ये सौर विकिरण आता है तो यहाँ से जो यहाँ का जल है वो गर्म होता है और ये भाप जो है, ये भाप ऊपर के लिए उठती है। ये जो गर्म है, ये गर्म भाप ऊपर के लिए जैसे जैसे ऊपर जाती है, आप लोगों ने पढ़ा ना, 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद 6.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है। अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगी इसका तापमान कम होता जाएगा। ये जो प्रक्रिया है ये वाष्पीकरण, ये हुआ हमारा वाष्पीकरण जल का। फिर जैसे जैसे ये ऊपर गई, यहाँ पर जब ये ऊपर गई तो यहाँ के कंपेयर में ठंडी हो गई, और ठंडी हो गई यहाँ पर क्या है, आर्द्रता ग्राही कण पाए जाते हैं जैसे धूल वगैरह, तो उन कणों के ऊपर ये जो ठंडी वायु है उनके ऊपर बैठ गई, ठीक है। और ये जो आर्द्रता ग्राही कण है इन्हीं के ऊपर ये बादलों का निर्माण हुआ, ये बादलों का निर्माण हुआ, और फिर यहाँ पर ये बारिश हुई, ये हुई बारिश, ठीक है। तो इसी को, ये जो प्रक्रिया हुई इसी को और ये संघनन कहते हैं, ठीक है। और ये क्या हुआ, यहाँ पर एक वर्ड आता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इसे कहते हैं हिंदी में वर्षा, ठीक है। जब यहाँ से ये जो संघनन की प्रक्रिया के बाद जो ये जो हिमकण हैं, ये हिमकण के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो जब ये हमारे ये स्थलीय क्षेत्र का तापमान और ये बादलों का तापमान के अकॉर्डिंग ही ये नीचे आता है। अगर यहाँ पर तापमान अधिक है तो ये जल के रूप में आएगा,
बारिश के रूप में। और अगर यहाँ का तापमान इसके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है तो ये हिमकण के रूप में भी नीचे आता है। ठीक है, ये इसीलिए इसको बरसड़ कहा गया। वर्षा अलग हो गई, वो एक स्पेशल कंडीशन हो गई। बरसड़ मतलब इसमें कई कंडीशन शामिल है, जैसे कि हमारा ओस है, ओला है, ईटीसी, वो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पर इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संघनन। संघनन की जैसे मेन क्या होता है, इसमें फेज चेंज होता है, बस आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें फेज चेंज होता है। फेज जो चेंज होता है इसी को कहते हैं संघनन। और जैसे ये जो फेज चेंज होगा तो ये बर्फ में बदल जाए, बर्फ या गैस या जल में बदल जाए। और ये संघनन की प्रक्रिया एक तो ये जलीय क्षेत्र से होती है और ये जलवाष्प ऊपर के लिए जाता है। और एक यहाँ पर मैंने अभी बताया था ना, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं स्थलीय भाग पे, यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ये हमारे पेड़ पौधे जो भी हैं, ये हैं हमारे जो भी पेड़ हैं अर्थ पे, स्थलीय क्षेत्र पे। ठीक है, इनसे भी ये जलवाष्प के रूप में ऊपर जल जो है हमारे वायु में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी संघनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जलवाष्प यहाँ से भी ऊपर के लिए जाता है। ठीक है, ये है जलवाष्प। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो फेज चेंज होता है, इसका थोड़ा सा बस मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ये हमारा मान लीजिए कोई जलीय फॉर्म है, मतलब लिक्विड फॉर्म है। ये हमारा लिक्विड फॉर्म है। जब इसने यहाँ पर हीट को एब्जॉर्ब किया, जैसे कि यहाँ वेपोराइजेशन हुआ, ये यहाँ पे ये हुआ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। ठीक है, ये वाष्पीकरण। जब ये हुआ वाष्पीकरण, यानी कि इसने क्या किया, यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है हीट को। एब्जॉर्ब लेटेंट हीट, इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट मतलब इसकी गुप्त ऊष्मा। ठीक है, ये जो है इसने एब्जॉर्ब किया हीट को। जब ये वाटर है, ये वाटर है, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पर वाष्प बनी, स्टीम। अब क्या हुआ, अब ये जब आगे की ओर गई तो इसने ये क्या हुआ, हीट को इसने रिलीज किया। जब इसने हीट को रिलीज किया, हीट को रिलीज, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। ठीक है, अब इसने ही जो यहाँ पर हीट लिया था, एब्जॉर्ब किया था, यहाँ पर रिलीज कर दिया। जब रिलीज कर दिया तो फिर ये फिर से ये वाटर के रूप में, जो यहाँ से इसने जो हीट को एब्जॉर्ब किया था, ये जो जल था, यहाँ पर जो इसने हीट को एब्जॉर्ब किया था, तो ये वाष्प के रूप में यहाँ पर देखा गया। उसके बाद जब इसने ये रिलीज कर दिया, जितना भी इसने यहाँ से हीट एब्जॉर्ब किया था, रिलीज किया, तो फिर से ये वाटर की फॉर्म में हो गया। तो फिर इसी को कहते हैं, जो ये चेंजेज हो रहे हैं, ये फेज चेंज हो रहा है, इसी को कहते हैं संघनन। अब इसमें क्या होगा, जैसे अगर जितना इसने हीट एब्जॉर्ब किया था उतना ही रिलीज करेगा तो वाटर फॉर्म में हो जाएगा। अगर उससे कम ये रिलीज करेगा जैसे, और यहाँ पर तो ये जो है पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में नहीं हो पाएगा, तो ये आइस फॉर्म में होगा। जैसे कि ये बर्फ गैस या जल में बदल जाए, तो उसी को कहते हैं संघनन। ठीक है, अब ये क्लियर होने के बाद अब हम लोग देखते हैं, जैसे संघनन से वायुमंडल में जो संघनन होता है, इसके अनेक रूप देखने को मिलते हैं। संघनन के बाद जैसे यहाँ पर
जैसे कि ओस है, ड्यू, पाला, फ्रॉस्ट, ये कोहरा हो गया, फॉग, ओला मतलब हेल, बादल क्लाउड एंड वर्षा जिसे रेन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हम जान लेते हैं, हिमपात होना या वर्षा होना बादल और धरातल के बीच के तापमान पर निर्भर करता है। जैसे मैंने अभी बताया ना कि जब ये कंडेंसेशन होगा तो फिर वहाँ पर ये धरातल, जैसे ये हमारा धरातल है, ये है हमारा धरातल और ये हमारे बादल बने, ठीक है, ऊपर की ओर। तो इनके बीच का जो तापमान है, ये जो तापमान है यहाँ पर कम है या ज़्यादा है, यहाँ पर कम है या ज़्यादा है, इसका जो तापमान का जो अंतर होगा, ठीक है, उस पर ये निर्भर करता है कि जो ऊपर जो कंडेंसेशन हुआ है तो वो नीचे हिम के रूप में आएगा या वो वर्षा होगी नीचे की ओर। ठीक है, ये तापमान पर निर्भर करता है। इसमें क्या होता है, यदि तापमान हिमांक से कम हुआ तो हिमकण के रूप में ये नीचे आएगा। जो ये कंडेंसेशन होने के बाद ये जो हिमकण के रूप में ही नीचे आ जाएंगे। यदि तापमान अधिक है हिमांक से ज़्यादा, ये इस स्थलीय क्षेत्र पर ये तापमान अगर ज़्यादा है तो ये पिघलकर वर्षा होगी। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं जो यहाँ पर मैंने बताया ना ओस, ये सबसे पहले ओस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये इसके लिए जब ये ओस तभी बनेगी जब ये हमारा आकाश जो है इसका ये साफ होगा एकदम और शांत हवा होगी, ठंडी, और मतलब जो रातें होंगी वो ठंडी होंगी, मतलब ठंड के मौसम होना चाहिए, गर्मी में नहीं। और जो रातें होंगी वो लंबी होंगी। ठंड के मौसम में वैसे भी रातें तो लंबी होती हैं और दिन के कंपेयर में दिन छोटे होते हैं। ये ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सतह ठंडा रखने के लिए, जब सतह ठंडी होगी तभी ये ओस का जो है सिचुएशन देखी जाएगी। और इसमें क्या होता है, ये हवा में संघनित ना होकर, जैसे कि ओस जो है, जैसे वायु जो है ये ऊपर जाती है, वहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होती है ना ऊपर जाने के बाद। इसमें क्या होगा, ये हवा में संघनित ना होकर के ठोस वस्तु जैसे घास, पौधे और पत्थर आदि पर बूंदों के रूप में मिलती है। और ये तभी बनेगी ओस जब ये कंडीशन होगी। और ये इसमें क्या होता है, ओसांक, ओसांक किसे कहते हैं, जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है। मैंने बताया ना वो 100% ह्यूमिडिटी हो जाएगी, उसे ओसांक बिंदु कहा ना, ड्यू पॉइंट। ठीक है, जमाव बिंदु के ऊपर होना चाहिए, मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस था, तो यहाँ पर ये बोला गया है जो ये तापमान जो है सतह पर वो 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कम ना हो। अगर कम होगा तो बर्फ जम जाएगी ना जी, उसको हिमांक बोलेंगे। फिर अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो जाएगा तो उसे हिमांक बिंदु बोलेंगे। तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये तुषार के बारे में, मतलब फ्रॉस्ट। इसमें क्या होता है, यहाँ पर भी जो सतह है वो ठंडी जो होनी चाहिए, ये ठंडी सतह पर ही बनता है फ्रॉस्ट। जब वो शांत बिंदु से तापमान नीचे हो जाता है, इसमें और उसमें इतना डिफरेंस है, उसमें तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए और इसमें क्या है 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लिक्विड टाइप में ओस होता है, वो बर्फ के रूप में नहीं होता है। यहाँ पर ये बर्फ के रूप में मिलता है। जब ये लिक्विड फॉर्म में ना होकर के बर्फ के रूप में मिले तो उससे हम लोग कहते हैं फ्रॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग कोहरे के बारे में पढ़ लेते हैं। कोहरा मतलब फॉग या कुहासा, इसके बारे में। इसमें क्या होता है, ये कोहरा कुहासे की अपेक्षा अधिक शुष्क होता है। इसमें ये होता है जैसे कि जब वो जल वाष्प युक्त वायु नीचे की ओर आती है तब वो नीचे उपस्थित जो धूल कण है उसके ऊपर संघनित हो जाती है, जो हमारे सरफेस के नज़दीक होते हैं। और जो ये संघनन की प्रक्रिया ये काफ़ी ऊपर जाने के बाद वहाँ पर होती है, बट ये जब नीचे सतह के नज़दीक जब ये प्रक्रिया होती है तो फिर इसलिए इसे बादल का रूप ही माना जाता है, क्योंकि ये भी धूल कणों के ऊपर ही संघनित होती है। जहाँ पर गर्म हवा शीत हवा के संपर्क में आती है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जब ये संघनित हो जाती है और ये जैसे कि जब गर्म हवा शीत हवा के संपर्क में आती है वहाँ पर ये अधिक प्रबल हो जाती है। ये जो कोहरा है, जब गर्म हवा शीत हवा के संपर्क में आएगी
तो वहाँ पर ये अधिक प्रबल हो जाएगी। ठीक, ये सर्दियों में ही देखने को मिलता है क्योंकि सतह ठंडी होती है, गर्म सतह पर संघनन की प्रक्रिया नहीं होती। जैसे कि जब हमारी वायु ऊपर जा रही थी, अब नीचे तो गर्म थी, तो यहाँ संघनन क्यों नहीं हुआ? ठीक है, इसके लिए एक कंडीशन है, जब ये ऊपर जाएगी तो वहाँ ही संघनित होगी, संघनन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, और ऊपर वायु नीचे से ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, वही यहाँ पर भी होता है। ये गर्म सतह पर संघनन की प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए गर्मी में देखने को नहीं मिलते। जहाँ कोहरा और धुआं मिल जाते हैं, जैसे कोहरा होता है उसमें धुआं मिल जाता है, वहाँ धूम्र कोहरा उसे कहते हैं। ठीक है, इससे ही स्मॉग कहते हैं। जैसे कि आप दिल्ली वगैरह में देख सकते हो ना, वह हमारा कंप्लीट होता है कंडेंसेशन। अब ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी था, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है हमारा जैसे बादल कैसे बनते हैं और कौन कौन से बादल होते हैं, कौन कितनी ऊंचाई तक, इस टाइप में जो भी उसके बारे में डिटेल है वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है, जो भी क्वेश्चन होंगे या जो भी डाउट्स, वो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसमें जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे इसका जो PDF अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और वहाँ से आप इसका PDF देख सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।